बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। यानी वेक्टर प्रोडक्ट को हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। ये क्या होता है, तो सबसे पहले हम इसको डिफाइन करते हैं। अ वेक्टर having a magnitude equal to the product of the magnitudes of two vectors and the sine of the angle between them। यानी एक वेक्टर प्रोडक्ट हमारे पास दो वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड्स के प्रोडक्ट और उनके साइन एंगल, जो उनके दरमियान जो एंगल है उसके साइन के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो ये इस तरह से इसको डिफाइन किया गया है। लेट्स सपोज हमारे पास ये दो वेक्टर्स हैं ए एंड बी और इनके दरमियान एंगल है थीटा। तो इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो हमारे पास इस तरह से प्रेजेंट किया जाएगा कि ए क्रॉस बी। तो ए और बी का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो हमारे पास एक और वेक्टर आएगा सी, जो कि बराबर होगा प्रोडक्ट ऑफ ए बी एंड साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। जिस तरह से हमने इसको डिफाइन किया था, अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स। तो यहाँ पे आप देखें ये ए और बी की मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट है और इसके साथ लिखा हुआ है द साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो ये साइन ऑफ एंगल है। अब यहाँ पे चूंकि ये एक वेक्टर प्रोडक्ट है तो हमारे पास जो प्रोडक्ट का आंसर आएगा वो भी वेक्टर आएगा और उस वेक्टर की एक डायरेक्शन होती है, इसीलिए यहाँ पे साथ एक यूनिट वेक्टर आया है। अगर तो ये वेक्टर डायरेक्शन एक्स एक्सिस में होती तो यहाँ पे आई आता, अगर ये वाई एक्सिस में होती तो यहाँ पे जे आता, और अगर ये जी एक्सिस में होती तो यहाँ पे के आता। लेकिन चूंकि कोई भी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन हो सकती है ए और बी के क्रॉस प्रोडक्ट की, इसलिए यहाँ पे एन लिखा। लेकिन हम इस एन की डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं बाय राइट हैंड रूल। अब यहाँ पे एक चीज याद रखनी है कि ए और बी के दरमियान जो एंगल है वो 0 के बराबर और इससे लार्जर हो सकता है और 180 से के बराबर या इससे लेस हो सकता है। यानी हमेशा हमें स्मॉलर एंगल यूज करना है। एक एंगल इस साइड से भी बन रहा है, दैट इज लार्जर एंगल, तो क्रॉस प्रोडक्ट में स्मॉलर एंगल यूज किया जाएगा। अब इसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, उससे पहले देखिए ये एक वेक्टर है और बी, ये दोनों एक प्लेन में हैं। तो अगर इनका क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाए तो जो रिजल्टेंट आएगा, इनका प्रोडक्ट आएगा सी, वो उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा जिस प्लेन में ए और बी मौजूद हैं। सादा अल्फाज में अगर ए और बी एक्स वाई प्लेन में हैं तो सी जो है वो जी एक्सिस में होगा। इस तरह से अगर ए और बी वाई जी प्लेन में हैं तो सी एक्स एक्सिस में होगा, और इसी तरह से अगर ए और बी ए जी प्लेन में है तो सी जो है वो वाई एक्सिस में होगा। अब इसके लिए राइट हैंड रूल क्या है कि अगर हम ए और बी को, ए को बी की तरफ इस तरह से कर्ल करें कि राइट हैंड हमारा रूल है हमारे पास कि अगर हम राइट हैंड की फिंगर्स को ए से बी की तरफ, इस तरह से ये एरो बना हुआ है, ए से बी की तरफ कर्ल करें इस तरह से कि हमारा थंब जो है वो स्ट्रेट हो, तो वो जो थंब की डायरेक्शन है वो ए क्रॉस बी के प्रोडक्ट को जाहिर करेगी। लेकिन इसमें याद रखना है कि कर्ल द फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। तो ए से बी की तरफ है, अगर हम बी क्रॉस ए फाइंड करते तो हमने बी से ए की तरफ इसको कर्ल करना था। तो फ्रॉम ए टू बी थ्रू शॉर्टर एंगल, तो हमने शॉर्टर एंगल को इसको अपने राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करना है। तो थंब विल पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। अब यहाँ पे एक चीज ये भी याद रखें, चूंकि मैंने बताया कि जो ए क्रॉस बी है ये ए और बी के दोनों के परपेंडिकुलर है। इट्स मीन कि अगर हम ए और जिस तरह यहाँ पे है ए और सी का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो वो भी 0 आएगा, और अगर बी और सी का डॉट प्रोडक्ट लेंगे वो भी 0 आएगा, क्योंकि ए और सी भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, बी और सी भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो ये थी आगे डेफिनेशन इसकी, और इसकी डायरेक्शन हमारे पास आ गई। अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट देखते हैं और ये भी देखते हैं इसको क्रॉस प्रोडक्ट क्यों कहते हैं, यानी वेक्टर प्रोडक्ट को हम क्रॉस प्रोडक्ट क्यों कहते हैं।
तो चूंकि वेक्टर प्रोडक्ट में हम क्रॉस का सिंबल इस्तेमाल करते हैं इसलिए इसको क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है क्रॉस प्रोडक्ट की कि ये नॉन कम्यूटेटिव होता है, यानी अगर हमारे पास ए और बी दो वेक्टर्स हैं उनको टेल से ज्वाइन कर दिया जाए और हम ए क्रॉस बी कैलकुलेट करें तो आएगा ए बी साइन थीटा और एन यूनिट वेक्टर है इसका, और राइट हैंड को अगर आप ए से बी की तरफ कर्ल करें तो थंब अपवर्ड आएगा। इसी तरह से अगर हम बी क्रॉस ए फाइंड करें तो हम राइट हैंड की फिंगर्स को बी से ए की तरफ कर्ल करेंगे तो हमारे पास जो थंब है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। यानी अब ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इन दोनों की मैग्नीट्यूड तो सेम होगी, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे भी ए बी साइन ऑफ थीटा है और इस जगह पे भी ए बी साइन ऑफ थीटा, तो ये वाला फैक्टर तो इसमें सेम हो गया और ये वाला फैक्टर इसकी मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन अगर हम इनकी डायरेक्शन देखें तो ए क्रॉस बी की जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड है जबकि बी क्रॉस ए की डायरेक्शन डाउनवर्ड है। तो दोनों वेक्टर्स ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, 180 डिग्री पे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ ये दोनों वेक्टर्स बराबर नहीं हैं। तो हम कह सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट इज अ नॉन कम्यूटेटिव। इस तरह से दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज मैक्सिमम। अगर दो वेक्टर्स हैं और दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो उनकी जो उनका क्रॉस प्रोडक्ट है उसकी मैग्नीट्यूड हमारे पास मैक्सिमम आएगी। अब यहाँ पे हमारे पास दो वेक्टर्स हैं ए और बी और इन दोनों के दरमियान एंगल 90 डिग्री है। तो ये हमारे पास दोबारा देखें इसको, ए और बी है और अगर ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट का फार्मूला हमारे पास ए बी साइन ऑफ थीटा और एन यहाँ पे यूनिट वेक्टर है। अगर मैंने इसकी मैग्नीट्यूड लिखनी है तो मैं इन दोनों के गिर्द बार लगाऊंगा, वर्टिकल बार। ये बार मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं। जब मैं बार लगाऊंगा यहाँ पे तो एन का जो यूनिट वेक्टर है ये खत्म हो जाएगा क्योंकि मैग्नीट्यूड जो है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, इसलिए ये वेक्टर जो यूनिट वेक्टर है यहाँ से स्किप कर देंगे। अब चूंकि इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान एंगल जो है वो 90 डिग्री है इसलिए इस थीटा की जगह पे हम 90 पुट कर देंगे और साइन 90 1 होता है। तो मैक्सिमम वैल्यू साइन थीटा की 1 होती है, इसलिए हमारे पास सिर्फ ए बी रह जाएगा और ए बी क्या है, प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी वेक्टर्स। और ये मैक्सिमम आंसर होगा अगर हम ए और बी को आपस में क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं। अगर ए और बी के दरमियान एंगल 90 के अलावा कोई और होगा तो ये आंसर हमेशा इस वैल्यू से लेस आएगा। तो इट्स मीन अगर दो वेक्टर्स हैं और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट यानी वेक्टर प्रोडक्ट हमेशा मैक्सिमम वैल्यू होगी उसकी। अब हम यूनिट वेक्टर की बात करते हैं। तो यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स एक्सिस हमारे पास आई होता है, अलोंग वाई एक्सिस जे होता है और अलोंग जी एक्सिस हमारे पास के होगा। तो जिस तरह से मैंने इसके इंट्रोडक्शन में बताया था कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स फॉर एग्जांपल आई और जे एक प्लेन में हैं तो के इनके परपेंडिकुलर होगा, यानी हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर उन दो वेक्टर्स जिनका क्रॉस प्रोडक्ट लिया जा रहा है उनके परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पे आई क्रॉस जे जो है वो के इक्वल होगा, इस तरह से जे क्रॉस के आई के इक्वल होगा और के क्रॉस आई जे के इक्वल होगा। अगर हम आई और जे की जगह बदलें या जे और के की जगह बदल दें तो हमारे पास ये जो आई के आई और जे आएगा ये इसके साथ नेगेटिव साइन आ जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। तो ये था हमारे पास दूसरी कैरेक्टरिस्टिक। अब हम तीसरी कैरेक्टरिस्टिक की तरफ आते हैं और तीसरी कैरेक्टरिस्टिक है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स इज नल वेक्टर। अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं और दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा नल वेक्टर आएगा।
तो पैरेलल वेक्टर्स में दो कैटेगरीज हैं, एक लाइक पैरेलल और दूसरी अनलाइक पैरेलल। तो पहले हम लाइक पैरेलल वेक्टर्स की बात करते हैं। तो हमारे पास दो वेक्टर्स हैं ए एंड बी। मैग्नीट्यूड के लिहाज से बी यहाँ पे ज़्यादा है और ए इसकी मैग्नीट्यूड कम है। कोई भी मैग्नीट्यूड हो सकती है यहाँ पे। अब चूंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है तो ये लाइक पैरेलल वेक्टर्स हैं। तो हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट का फार्मूला है ए बी इज इक्वल ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन ऑफ थीटा और एन यूनिट वेक्टर, और थीटा की वैल्यू यहाँ पे 0 डिग्री है क्योंकि दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो यहाँ पे थीटा की जगह पे 0 डिग्री पुट कर देंगे और साइन 0 की वैल्यू 0 आती है। तो 0 जब मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 0 यानी नल वेक्टर आ जाएगा, जिसको मैंने बोल्ड फेस में यहाँ पे लिखा हुआ है। तो दो पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट नल वेक्टर है। अब हम एंटी पैरेलल या अनलाइक पैरेलल वेक्टर्स की बात करते हैं। तो हमारे पास अगेन यही दो वेक्टर्स हैं और अगेन वही फार्मूला हमारे पास, लेकिन यहाँ पे जो एंगल है वो 180 डिग्री है क्योंकि दोनों एक दूसरे की ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं। अब अगर हम इस थीटा की जगह पे 180 डिग्री पुट करेंगे तो हमारे पास फिर 0 आएगा और अगेन जिस तरह हमने यहाँ पे किया था ये हमारे पास नल वेक्टर आ गया। तो जब भी दो पैरेलल या लाइक पैरेलल या एंटी पैरेलल वेक्टर्स को हम उनका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो अंडरस्टूड है कि उनका जो प्रोडक्ट है वो नल वेक्टर ही आएगा, यानी दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में या ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे। अब हम यूनिट वेक्टर्स की बात करते हैं। तो अगेन अब हम फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक की तरफ आते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर विद इटसेल्फ इज नल वेक्टर। अगर हम यानी सेल्फ प्रोडक्ट की बात हो रही है, तो अगर एक वेक्टर का उसी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया जाए तो हमारे पास फिर भी नल वेक्टर ही आएगा। तो b की जगह पे यहाँ पे मैंने a लिखा हुआ है, तो यहाँ पे भी b की बजाय a की मैग्नीट्यूड आ जाएगी। और चूंकि दोनों सेम वेक्टर्स हैं तो इसलिए इनके दरमियान एंगल 0 डिग्री होगा और अगेन a इंटू ए स्क्वेयर आ गया और साइन 0। तो ये भी हमारे पास क्या आया, नल वेक्टर। यानी अगर आप एक वेक्टर है उसी का उसके साथ ही क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं तो हमारे पास नल वेक्टर आएगा। अब हम सेल्फ प्रोडक्ट है यूनिट वेक्टर की फॉर्म में लिखें अगर, तो i क्रॉस i दोनों अलोंग एक्स एक्सिस हैं तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट भी नल वेक्टर आएगा। इस तरह से j क्रॉस j भी नल वेक्टर के इक्वल होगा और k क्रॉस k भी नल वेक्टर के इक्वल होगा। तो ये थी फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक। अब हम इसके मेजर हिस्सा है पांचवी कैरेक्टरिस्टिक है जो कि हमें ये बताएगी कि दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट किस तरह से लेते हैं। तो लेट्स सपोज हमारे पास एक वेक्टर है a जिसके तीन कंपोनेंट्स हैं a x i a y j और a z k, और इसी तरह से हमारे पास एक दूसरा वेक्टर है b जिसके कंपोनेंट्स हैं b x i b y j और b z k। हमने इन दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो a की जगह पे ये इसके कंपोनेंट्स आ गए, क्रॉस दरमियान में आ गया, और b की जगह पे b के कंपोनेंट्स आ गए। याद रखें ये चूंकि क्रॉस प्रोडक्ट है तो यहाँ पे क्रॉस ही आएगा। अगर आप यहाँ पे डॉट लिखेंगे तो ये जो है वो मैथमेटिकली गलत होगा। अब इनको मल्टीप्लाई कैसे करना है, तो पहले एक x कंपोनेंट को इस पहले कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर x कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट से y के, b के दूसरे कंपोनेंट से, और फिर x a के पहले कंपोनेंट को b के तीसरे कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। इसके लिए हम यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट का लिए ये जो है मेथड यूज करते हैं, इसको डिटर्मिनेंट कहते हैं। इसमें सबसे ऊपर जो है वो i j और k आ जाता है। इसी तरह से
जो पहले वेक्टर है ए, इसके कंपोनेंट्स की मैग्नीट्यूड्स यहाँ पे आ जाती हैं, और इसी तरह से फिर दूसरा जो वेक्टर है इसके कंपोनेंट्स की मैग्नीट्यूड यहाँ पे आ जाती हैं। तो बजाय इसको हम इंडिविजुअली इनसे मल्टीप्लाई करें, हम इसको इस डिटर्मिनेंट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको सॉल्व करना निस्बतन आसान है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले मैं इसी डिटर्मिनेंट को यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। तो सबसे पहला तरीका ये है कि हम सबसे ऊपर लिखेंगे आई जे के, और इसको पहली रो और पहले कॉलम को छोड़ देंगे। तो यहाँ पे देखें ये दोनों लाइंस आई के ऊपर आके मिल रही हैं। तो और उसके बाद जो हमारे पास एंट्रीज बचेंगी वो ये वाली 4 एंट्रीज ए वाई ए जी, इस तरह से बी वाई और बी जी। तो पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे ए डायगोनल वाली एंट्रीज को, ए वाई और बी जी। तो देखिए जरा इसको, ब्रैकेट लगा के मैंने बाहर आई लिख दिया क्योंकि ये दोनों लाइंस आई पे आके मिल रही हैं, और उसके बाद मैंने इन दो एंट्रीज को मल्टीप्लाई किया है। तो ये आ गया ए वाई बी जी, उसके बाद माइनस लगाएंगे और उसके बाद इन दो एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए जी बी वाई, तो ये पहला हिस्सा हो गया। अब हम दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं। अब पहली रो और दूसरे कॉलम को हमने स्किप करना है। तो ये जे के ऊपर आके मिल रहे हैं, तो यानी अब ब्रैकेट के बाहर हमने जे लगाना है, और यहाँ पे ए एक्स को बी जेड से मल्टीप्लाई करेंगे, जिस तरह से हमने यहाँ पे इस तरफ किया था, ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो माइनस है ये फार्मूले के अकॉर्डिंग आता है, यानी पहली वैल्यू प्लस होगी यहाँ पे और दूसरी वैल्यू माइनस, लेकिन ब्रैकेट के अंदर माइनस ही आएगा। तो मैंने यहाँ पे ए एक्स को मल्टीप्लाई किया बी जेड से, तो ये वाला फैक्टर आ गया, और माइनस दरमियान में, इसके बाद ए जेड बी एक्स। तो ये दूसरा हिस्सा हो गया इसका। अब हम तीसरे हिस्से की तरफ आते हैं। अब पहली रो और थर्ड कॉलम को हमने स्किप करना है। तो ये के पे मिल रहे हैं आपके, जिस तरह से यहाँ पे आई पे मिल रहे थे, यहाँ पे जे पे, तो मैंने ब्रैकेट के बाहर आई और यहाँ पे जे लिखा। अब के लिखेंगे। अब मैं क्या करूंगा, पहले ए एक्स और बी वाई को मल्टीप्लाई करूंगा, उसके बाद माइनस दरमियान में आएगा और फिर ए वाई बी एक्स को, ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे अगेन प्लस आएगा, तो ये वैल्यू प्लस थी, दूसरी नेगेटिव, यानी आई के साथ प्लस, जे के साथ माइनस और के के बाद के साथ फिर प्लस आएगा। तो ये इस तरह से दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगा हमारे पास। अब हम चलते हैं लास्ट कैरेक्टरिस्टिक की तरफ। तो ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, और इस पैरेललोग्राम की दो साइड्स ए और बी ये हम कंसीडर कर लेते हैं और इनको वेक्टर कंसीडर करते हैं। ए साइड ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन है और बी ये वाली लाइन है, और इनके दरमियान जो एंगल है वो थीटा है। तो ए क्रॉस बी हमारे पास होता है ए बी साइन ऑफ थीटा, और एन यूनिट वेक्टर है। अब यहाँ पे इसकी मैग्नीट्यूड है ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन ऑफ थीटा, और ये जो मैग्नीट्यूड है ये इस पैरेललोग्राम का एरिया है, यानी ये जो आपको शेडेड एरिया नजर आ रहा है ये एरिया इसके बराबर है। तो हम कैसे, अब हम इसकी एग्जांपल्स की बात करते हैं। तो हमारे पास एग्जांपल है टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम और लीनियर वेलोसिटी। तो टॉर्क है आर क्रॉस एफ, एंगुलर मोमेंटम है आर क्रॉस पी और लीनियर वेलोसिटी है आर ओमेगा। तो इन तीनों एग्जांपल्स में आर जो है ये पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल होता है विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट एक्सिस, और एफ यहाँ पे फोर्स है, पी लीनियर मोमेंटम है और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है।